हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे एकता प्रणाली कि एकता प्रणाली क्या है। कि इक्तादारी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग थी। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है जिसे एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता था। भारतवर्ष में सामंतों एवं अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा बहुत प्राचीन थी, परंतु भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होने के बाद इस प्रथा का विशेष अधिकार या विशेष महत्व स्थापित हुआ था। हिंदी फारसी ग्रंथों में बावी सेवा की शर्तों पर राजस्व हस्तांतरण के रूप में अक्ता को परिभाषित किया गया है और यह एक प्रकार का सैनिक अनुदान था जिसके साथ कुछ प्रशासनिक दायित्व भी जुड़े हुए थे। यदि हम साधारण शब्दों में कहें तो यह वह भूमि थी जिसे सुल्तान समय समय पर अपने अमीरों को वेतन के स्थान पर देते थे तथा उस भूखंड में राजस्व वसूलने एवं शांति व्यवस्था स्थापित करने का उत्तरदायित्व उस सैनिक अमीर का होता था। परंतु धीरे धीरे अक्ता शब्द का प्रयोग भू राजस्व आवंटन के लिए होने लगा था। मुस्लिम मध्यकाल में भारत में इस प्रथा का प्रारंभ मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया था, जिसने सर्वप्रथम 1191 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को कोहराम और नारिउद्दीन को उच्च के क्षेत्र एकता के रूप में प्रदान किए गए थे। इस एकता व्यवस्था लागू करने का क्या उद्देश्य था कि सल्तनत के प्रारंभिक वर्षों में प्रशासन संबंधी अनेक जटिल समस्याओं के समाधान हेतु इस प्रथा को लागू किया गया था। इस प्रथा के अनेक लाभ थे। प्रथम, इस व्यवस्था के माध्यम से सुल्तान निकटवर्ती अथवा दूर दराज के क्षेत्रों के प्रत्यक्ष शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त रहा। क्या उद्देश्य था कि इस व्यवस्था के माध्यम से सुल्तान है जो वो निकटवर्ती जितने भी निकट थे उसके और दूर दराज के क्षेत्र थे वो प्रत्यक्ष शासन के उत्तरदायित्व से मुक्त था। सेकंड, कि केंद्र के राजस्व संबंधी स्रोत अभी निर्धारित नहीं हुए थे। जो केंद्र है उसके जो राजस्व संबंधी स्रोत हैं भी निर्धारित नहीं हुए थे तो केंद्र के पास धन का अभाव था। वह सुल्तान अपने अमीर मालिकों तथा राजकीय अधिकारियों को वेतन देने में असमर्थ थे। अतः एकता प्रणाली के माध्यम से सुल्तान अपने अमीरों व अधिकारियों को वेतन के स्थान पर एकता व उसका विस्तार के लिए आवश्यक एक बड़ी सेना रखने में समर्थ हो गए थे, क्योंकि एकता के पदाधिकारी जिन्हें मुक्ता या वली कहा जाता था अपने क्षेत्र से खराज व अन्य कर वसूल करके अपना तथा अपने सैनिकों का भरण पोषण करते थे और बची हुई सुल्तान के कोष के लिए भेज देते थे। चौथा, और इस प्रकार इस प्रथा से उपलब्ध विपुल राजस्व के कारण ही सल्तनत काल में अनेक बड़े नगरों का विकास संभव हुआ था। नेक्स्ट कौन है? दास वंश। दास वंश क्या है कि दास वंश में इक्तादारी व्यवस्था को दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उसने अपने शासनकाल के दौरान सुल्तान से लेकर लखनौती तक के समस्त प्रदेशों को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। इन क्षेत्रों को इक्ता कहा गया और इसका शासन चलाने के लिए मुक्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इल्तुतमिश के इसमें दो प्रकार की एकताएं प्रचलित थी। फर्स्ट था साधारण एकता, सेकंड है प्रांतीय एकता। साधारण एकता जो गांव साधारण सैनिकों को उनके वेतन की बजाय दिए जाता था। सेकंड, कि ये वे एकताएं थी जिनका क्षेत्रफल प्रांत के बराबर तथा खालसा भूमि के बाहर हुआ करती थी। ये एकताएं मुक्तियों या अमीरों को प्रदान की जाती थी जिन्हें राजस्व एवं प्रशासनिक दायित्व निभाना पड़ता था। भू राजस्व इकट्ठा करने में मुतसरिक, कारकुन, आमिल, कोतवाल, मुकदम तथा मुक्ति अपने सैनिकों एवं कर्मचारियों को वेतन देता था तथा शेष सुल्तान के पास भेज देता था। बलबन के शासनकाल की 1266 से 86 ईस्वी की एकता देने की प्रथा जारी रही और बलबन ने गद्दी पर बैठने के बाद भी अपने दीवान ए अर्ज को आदेश देकर सभी एकताओं की जांच करवाई तथा इक्तादारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। फर्स्ट है वृद्ध इक्तादार, सेकंड युवा इक्तादारी, थर्ड है अनाथ इक्तादार। वृद्ध इक्तादार क्या होता है कि ये वे इक्तादार थे जो पूर्णतः वृद्ध तथा निर्बल हो चुके थे तथा युद्ध करने के योग्य नहीं बचे थे।
बलबन ने उन्हें 40 या 50 तक वजीफा निर्धारित कर दिया और उनके गांव खालसा में सम्मिलित कर लिए गए। सेकंड है युवा इक्तादारी। ये वो जवान या स्वस्थ इक्तादार थे कि बलबन ने इनका वेतन उनकी योग्यता के अनुसार निर्धारित किया हुआ था कि जितना वो काम करेंगे, जितनी उनकी योग्यता होगी, उतने ही उनको वेतन दिया जाएगा। और इक्ता के रूप में प्राप्त गांव के राजस्व में से उनको वेतन दिया गया। उनके गांव के लिए उनको वेतन दिया गया, राजस्व में से उनको वेतन दिया गया और उनके गांव ले लिए गए। थर्ड है अनाथ इक्तादार। किस श्रेणी में वे इक्ताएं थी जो अनाथ विधवाओं एवं उनके बच्चों के पास थी। ये लोग घोड़े, अस्त्र शस्त्र अपने दासों द्वारा सुल्तान के दीवान अर्ज में बेच देते थे। बलबन ने अनाथों एवं विधवाओं के खाने पीने व वस्त्र का प्रबंध उनके गांव की आय से कर दिया था। उनसे उनके गांव ले लिए गए और उन गांवों का भू राजस्व दीवान के पास जमा किया जाने लगा। और इस प्रकार से बलबन ने इक्तादारी प्रथा को काट फेंकने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। नेक्स्ट आपका खिलजियों के शासनकाल में इक्तादारी व्यवस्था कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इक्तादारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उसके शासनकाल में सल्तनत का काफ़ी विस्तार हुआ तो उसने दूरदस्त प्रदेशों को इक्ताओं में बांटे रखा, परंतु दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में इक्तादारी प्रथा को समाप्त करके उनकी भूमि खालसा में मिला दी और इस क्षेत्र में दोआब एवं रुहेलखंड शामिल थे। उसने सैनिकों को इक्ता न देकर नकदी में वेतन देना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अपने अमीरों की विद्रोही प्रवृत्तियों को रोकने तथा सैनिकों व प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और उसने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों को खालसा भूमि में शामिल कर लिया था। और जिन क्षेत्रों में सुल्तान ने अपने अमीरों को इक्ताएं प्रदान की थी, वहाँ के मुक्तियों व वालियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए ताकि उनके द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट आपका तुगलक शासन काल में इक्तादारी व्यवस्था कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसका शासनकाल 1320 से 25 बताया गया है, कि इक्ता प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किए। गयासुद्दीन तुगलक ने दीवान वजारत विभाग को उसने आदेश दिया कि वे मुक्ताओं की अनुमानित आय निकालें और प्रतिवर्ष की आय पर केवल 1/10 या 1/12 तक की वृद्धि करें, क्योंकि अधिक वृद्धि से ये लोग कर का भार किसानों पर डाल देते हैं। उसने मुक्तियों द्वारा अधिक राजस्व वसूलने पर दिए जाने वाले दंडों में भी कठोरता न करने का आदेश दिया। उसने यह भी आदेश दिया कि कोई भी मुक्ति अपनी इक्ता के आय में से सैनिकों के लिए निर्धारित आय का भाग न ले। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मुक्तियों पर प्रशासन का नियंत्रण पहले से बढ़ गया था और राजकोष में अधिक से अधिक राजस्व जमा करने के उद्देश्य से सुल्तान ने मुक्तियों को भू राजस्व एकत्र करने व सैनिकों को रखने के कार्य को अलग अलग कर दिया। उसने ठेके पर भी इक्ताएं दी और उसके मुक्तियों पर सैनिक रखने का भार न डाला। नेक्स्ट है इसी में फिरोज तुगलक 1351 से 1388 कि फिरोज तुगलक ने मुक्तियों से प्राप्त होने वाले राजस्व में कोई वृद्धि नहीं की। उसने अपने बड़े बड़े अमीरों के व्यक्तिगत वेतन में वृद्धि की। अफ्रीका ने लिखा है कि अमीरों को उनके वेतन के अनुरूप उसी मूल्य की इक्ता का परगना दिया गया। अतः शासनकाल में खालसा भूमि में भी कमी हो गई थी और उसने इक्ताओं के वंशानुगत अधिकार को भी मान्यता प्रदान की थी। और इस प्रकार से तुगलक शासनकाल के दौरान इक्तादारी व्यवस्था को पहले से अधिक मान्यता प्राप्त हो गई। नेक्स्ट आपका सैयद व लोदी शासकों की इक्तादारी व्यवस्था कि सैयदों के शासनकाल में इक्तादारों को सैनिक उत्तरदायित्व का भी पालन करना पड़ता था तथा साथ ही साथ वे वो राजस्व भी इकट्ठा करते थे। और इस काल में लगभग सभी इक्ताएं इक्तादारों या उसके वंशजों के हाथों में रही। इस काल में इक्तादार अपनी इक्ताओं में प्रशासन की सहायता के लिए सैनिक भी भर्ती करते थे। इसी में है आपका लोदी काल कि ये 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक कि इक्तादारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इक्ताओं का पुनर्गठन
किया गया। इस काल में इक्ता शब्द का प्रचलन कम हो गया, उसके स्थान पर सरकार शब्द का प्रयोग होने लगा। प्रत्येक सरकार की जमा निर्धारित की गई। इसी के आधार पर अमीरों के सैनिक या उत्तराधिकारियों का निर्धारण हुआ। यदि किसी अमीर की सरकार का राजस्व प्रशासन द्वारा निर्धारित जमा से अधिक होता था और अमीर शेष धन की मांग करता तो उसे वह रकम नहीं दी जाती थी। कभी कभी अमीर अपनी सरकार का कुछ भाग अपने मातहती लोगों को दे देता था। ये लोग भी अपने सैनिकों के साथ मुक्तों की तरफ से व्यवहार करते थे। नेक्स्ट है इक्ता का क्षेत्रीय वितरण। कि सल्तनत काल में इक्ता का वितरण विशेष ढंग से किया जाता था। छोटी छोटी इक्ताएं दिल्ली के आसपास थी। इसके विपरीत बड़ी बड़ी इक्ताएं साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में फैली हुई थी। दिल्ली के आसपास छोटी छोटी इक्ताओं की संख्या अधिक थी। इस तरह सभी इक्ताएं सल्तनत युग में असमान रूप से फैली हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि मुक्ति पद की प्राप्ति। ये था आपका इक्ता का क्षेत्रीय वितरण। अब है मुक्ति पद की प्राप्ति किस तरह से हुई थी। मुक्ति पद की कि मिनहाज ने लिखा है कि हर मुक्ति अपना जीवन एक शाहिद दास के रूप में शुरू करता था। इक्ता शासन प्राप्त करने से पहले वे दरबार के विभिन्न पदों पर कार्य करते थे। सुल्तान का विश्वास पात्र बनने के बाद ही इन दासों को मुक्ति के पद पर लगाया जाता था। इस पद पर पहुंचने से पहले उन्हें विभिन्न श्रेणियां पार करनी होती थी। नेक्स्ट है आपका मुक्ति के कार्य है कि मुक्ति को अपने क्षेत्र में विभिन्न कार्य करने होते थे। इक्ता से प्राप्त राजस्व से उसे सेना रखनी पड़ती थी। सुल्तान को आवश्यकता पड़ने पर वह उस सेना को सुल्तान की सहायता के लिए भेजता था। बचे हुए राजस्व को उसे केंद्रीय खाते में जमा करवाना पड़ता था। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुक्ति का प्रमुख कर्तव्य होता था। उसे अपने क्षेत्र में जान माल की रक्षा करनी पड़ती थी। कृषि व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन देना भी उसका प्रमुख कर्तव्य था, क्योंकि राज्य की संपन्नता किसानों की खुशहाली पर निर्भर थी। नेक्स्ट है मुक्ति पर नियंत्रण कि यह सुल्तान पर निर्भर था कि मुक्तियों पर किस सीमा तक नियंत्रण रखे। केंद्र सरकार मुक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए इस इक्ता से दूसरी इक्ता में उनका तबादला कर सकती थी। यह तबादले आमतौर पर एक निश्चित अवधि के बाद होते रहते थे और इस प्रकार इक्ता पर नियुक्ति की औसत अवधि सामान्यतः 3 वर्ष होती थी। केंद्रीय राजस्व विभाग इक्ता के राजस्व का निरीक्षण करता था और गड़बड़ी की अवस्था में सुल्तान मुक्ति को दंडित कर सकता था। जासूस प्रथा द्वारा भी सुल्तान मुक्ति की गतिविधियों पर निगाह रख सकता था और जनता अपनी शिकायत भी सीधे सुल्तान के पास भेज सकती थी। मुक्ति को सुल्तान उसके पद से हटा भी सकता था। और इन सब नियंत्रणों के बावजूद भी कमजोर सुल्तानों के काल में मुक्ति को स्वतंत्र व्यवहार के अवसर होते थे और तथा वे अक्सर विद्रोह करते रहते थे। और लास्ट में हम कहेंगे कि इस प्रकार से जो सल्तनत युग है उसमें इक्तादारी व्यवस्था ने राजनीतिक एवं सामाजिक संस्था के रूप में कार्य किया, परंतु इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह था कि केंद्रीय शासन द्वारा अपेक्षाकृत अपनी प्रबलता और शक्ति के प्रयोग के अलावा मुक्ता के अत्याचार और विद्रोह को रोकने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई। और योग्य शासक के काल में यह प्रथा राज्य की शक्ति बढ़ाने तथा उसके एकीकरण में सहायक रही, परंतु निर्बल शासक के काल में यही राजनीतिक विघटन और आर्थिक दुर्व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी सिद्ध हो गई थी।